नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मयंक स्टेनोग्राफी में। आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय 100 शब्द प्रति मिनट। तो फिर आइए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कांग्रेस के शासन वाले राज्यों पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड ने अगले चरण के टीकाकरण अभियान को शुरू करने पर जिस तरह संदेह जताया, उससे यही पता चलता है कि आपदा के समय ओछी राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। इन 4 राज्यों ने 1 मई से टीकाकरण अभियान आरंभ करने में इस आरोप की आड़ में आनाकानी की कि केंद्र सरकार टीकों पर कब्जा कर रही है। इस शरारत भरे आरोप का मकसद केवल संकीर्ण राजनीतिक हित साधना है। यदि एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जाए कि इस आरोप में कुछ सत्यता है, तो सवाल उठेगा कि आखिर अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों के सामने वैसी कोई समस्या क्यों नहीं, जैसी इन 4 राज्यों के समक्ष कथित तौर पर आने जा रही है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि केंद्र सरकार अपने हिस्से के टीके राज्यों को देने के लिए ही खरीद रही है। वास्तव में यह पहली बार नहीं जब कांग्रेस की ओर से कोरोना संक्रमण अथवा टीकाकरण को लेकर क्षुद्र राजनीति की गई हो। वह पहले दिन से यही काम कर रही है। लॉकडाउन लगाने से लेकर टीकाकरण अभियान शुरू करने तक के केंद्र सरकार के जो भी फैसले रहे, कांग्रेस ने हर एक पर चुन चुनकर सवाल उठाए। उन मामलों को लेकर भी सवाल उठाए गए जिनमें ऐसा करने की गुंजाइश भी नहीं थी। पैराग्राफ चेंज। चूँकि कांग्रेस का एकमात्र मकसद येन केन प्रकारेण केंद्रीय सत्ता को नीचा दिखाना है, इसलिए उसके नेताओं ने कभी लॉकडाउन लगाने में देरी को लेकर सवाल उठाए तो कभी कहा कि उसे ख़त्म क्यों नहीं किया जाता। इसी तरह उन मसलों को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा गया जिनके लिए राज्य सरकारें जवाबदेह थी। आखिर इसे क्या कहेंगे कि कांग्रेस टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए तो संकल्पित दिख रही है, लेकिन उसके कई बड़े नेताओं ने इस तथ्य को सार्वजनिक करना उचित नहीं समझा कि खुद उन्होंने टीका लगवा लिया है। कांग्रेसी नेता केवल यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने टीका बनाने अथवा उनका उत्पादन करने वाली भारतीय कंपनियों को कटघरे में खड़ा करने का भी काम इस हद तक किया कि उन्हें इस सवाल से दो चार होना पड़ा कि क्या वे टीका बनाने वाली विदेशी कंपनियों की पैरवी कर रहे हैं। वैसे तो कोई भी दल ऐसा नहीं जिसने कोरोना संकट के समय संकीर्ण राजनीति का परिचय न दिया हो, लेकिन इस मामले में कांग्रेस का कोई जोड़ नहीं। शायद उसे यह बुनियादी बात पता ही नहीं कि गहन संकट के समय राजनीतिक शुद्धता का परिचय देकर अपयश के अलावा और कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। पैराग्राफ चेंज। अमृतसर के प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 6 मरीजों की मौत दुखद घटना है। इससे भी दुखद प्रकरण यह है कि इस घटना के 36 घंटे बाद भी यह तय नहीं हो सका कि इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उसने ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना प्रशासन को लिखित में दे दी थी, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि मरीजों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाना चाहिए था।
इतना ही नहीं, जिला प्रशासन के इस दावे की भी जांच की जानी चाहिए कि प्राइवेट अस्पताल के पास ज़्यादा सिलेंडर थे, लेकिन उसने ऑक्सीजन भरवाया ही नहीं था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेश के बाद घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी किस नतीजे पर पहुंचती है, यह तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन यह सवाल तो उठता ही है कि क्या स्वजनों से यह लिखवा लेने से अस्पताल का कर्तव्य पूरा हो जाता है कि ऑक्सीजन खत्म होने पर यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो वह जिम्मेदार नहीं होगा। पूरे मामले में जवाबदेही तय की ही जानी चाहिए। ऐसे मामले में किसी भी तरह की नरमी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मरीजों की जान से खिलवाड़ की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती है। प्रदेश सरकार के लिए यह घटना एक सबक भी है। हालांकि अब राज्य सरकार ने ऑक्सीजन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि अमृतसर जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। चूँकि प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए प्राइवेट से लेकर सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था, संसाधनों की उपलब्धता इत्यादि की तत्काल समीक्षा करने की ज़रूरत है। अमृतसर ही नहीं, जालंधर, मोगा सहित कई और ज़िलों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। विशेषज्ञ जो आशंका जता रहे हैं, उसके मुताबिक कोरोना संक्रमण अभी और पीक पर जाएगा। इसलिए सरकारें को ऑक्सीजन के उत्पादन के मामले में भी गंभीर प्रयास करने की ज़रूरत है। यदि बड़े प्लांट तत्काल नहीं लगाए जा सकते हैं तो भी ऐसे प्रयास किए ही जाने चाहिए। अब भी प्रदेश में कई बड़े अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास ऑक्सीजन उत्पादन की अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे अस्पतालों को भी इस दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में माँ, महात्मा और परमात्मा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। माँ बचपन को संभाल देती है, जवानी में नीयत बिगड़े तो उपदेश देकर महात्मा सुधार देता है और बुढ़ापे में मौत बिगड़े तो परमात्मा संभाल लेता है। धन को जीवन मानने वाले जीवन का अर्थ ही धुंधला देते हैं। बेईमानी, भ्रष्टता एवं क्रूरता से अर्जित धन इंसान के नरक के द्वार खोल देता है। वर्तमान जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि एक व्यक्ति के मन में जल्दी संक्रांत हो जाता है, जबकि संयम, निस्वार्थ एवं परोपकार का चिंतन जल्दी संक्रांत नहीं होता। एक व्यक्ति जब बेईमानी के बारे में सोचता है या करता है तो सभी उसके जैसा ही चिंतन एवं कृत करने लगते हैं, क्योंकि इससे ही प्रगति का शॉर्टकट मानने की भूल हर इंसान कर रहा है। जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार अवसर कठिनाइयों के बीच रहता है। पैराग्राफ चेंज। हमारे धर्मशास्त्रों में धन की 4 गति बताई गई हैं। वे हैं दान, भोग, संकट, संग्रह और विनाश। जो व्यक्ति गरीबों, असहायों को दान देता है, गौशाला, मंदिर, तालाब, कुआं, अस्पताल, स्कूल और बाग आदि पर खर्च करता है, उसके धन का सदुपयोग होता है। धन का अपनी संतान के लिए ऐसे में संग्रह बहुत घातक होता है। बिना परिश्रम किए संतान को मिला धन उसके अंदर तरह तरह के दुर्व्यसन पैदा करता है।
गलत साधनों से अर्जित धन घर में कलह, घातक बीमारियों और अविश्वासों को जन्म देता है। अतः धन प्राप्ति के हमारे साधन पवित्र होने चाहिए। ईमानदार तथा श्रम से की हुई कमाई ही सुख और समृद्धि पैदा करती है। पैराग्राफ चेंज। आज मनुष्य गलत आदतों, सोच एवं व्यवहार से आक्रांत है, पीड़ित है। पीड़ा का दंश उसके सुख और नींद तक छीन रहा है, किंतु वह धन का आग्रह नहीं छोड़ रहा है। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने सही कहा है कि हमारी खुशी का स्रोत हमारे ही भीतर है। यह स्रोत दूसरों के प्रति संवेदना से पनपता है। स्टॉप। आपको इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और आप अपने चैनल मयंक स्टेनोग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।